अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराइज़ साहब। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का। फरहंदा शहनाज की बीएस साइकोलॉजी पार्ट 2 की वॉल्यूम 2 वाली बुक है और उसका ये पहला चैप्टर है साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग स्टैंड्स फॉर 2 वर्ड्स। इसके अंदर 2 अल्फाज शामिल हैं, साइको और मेट्रिक्स। साइको मीन्स वही साइकोलॉजी से निकला है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ सोल और स्टडी ऑफ बिहेवियर। सिंपल लफ्ज़ों में हम इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर ही कहा करते हैं। और मेट्रिक्स मेजरमेंट्स, तो जो साइकोलॉजी है इट इज़ ऑल अबाउट स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो साइकोमेट्रिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर, कि हम बिहेवियर को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के कैसे क्या तरीक़ाकार हैं। तो बेसिकली जितनी भी हमारी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं ना, जो टूल है साइकोलॉजी का, वो उसके अंदर है कि उसके जो क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन है और जो डिफरेंट हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, यानी जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, उस हवाले से ये सारा चैप्टर उन तमाम चीज़ों को कवर करेगा। इनिशियल लाइन में जैसा कि लिखा गया है, टू असेस, मेजर और कंपेयर इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, पर्सन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर, प्राइसेस, लाइफस्टाइल, सोशल वैल्यूज़, कस्टम्स। हम सारी चीज़ें कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। हम कोई चीज़ लेने जाएं तो भी हम कहते हैं अच्छा ये महंगी है, ये सस्ती है, ये उसकी बनस्बत कम है, ये इसकी बनस्बत ज़्यादा महंगी है। तो हम हमेशा हर परफॉर्मेंस को या किसी भी एबिलिटी को हम गेज करते हैं कि ये बाकी चीज़ों से कितनी कम या ज़्यादा है। साइकोलॉजी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर एक बिहेवियर का ना एक नॉर्मल पैटर्न पहले समझते हैं कि आम लोग तो इतना गुस्सा करते हैं, लेकिन ये जो उज़्मा है ये इसकी निस्बत इतना ज़्यादा, आम लोगों की निस्बत इतना ज़्यादा गुस्सा करती है, तो ये बाकी लोगों से डिफरेंट है। या ये पर्सन बहुत कूल है क्योंकि ये बाकी लोगों की निस्बत उन सिचुएशंस में कम गुस्से का शिकार होता है जिसमें बाकी लोग ज़्यादा गुस्से का शिकार होते हैं। तो इस तरह हमने हर एक चीज़ में ना एक रिलेटिव कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ होता है। हम हर एक चीज़ में कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू जज, assess and compare the individual's performance, abilities, aptitude, interest and intelligence। हमें पता चलता है कि बाकी लोगों से इसका कंपैरिजन में कितना कम या ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है, ये इसका एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट बाकी लोगों की निस्बत किस चीज़ में कम या ज़्यादा है। सेम असेसमेंट एंड कंपैरिजन इज अप्लाइड इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। हम साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी इसी तरह से ना कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं जैसे हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमारे पास एक तरीक़ाकार है और हम उसको साइंटिफिक तरीके से करते हैं उन्हीं कंपैरिजन्स को। तो इसकी जो मेन डेफिनेशन आएगी, बेसिकली ये जो इनिशियल चैप्टर है इसके अंदर ना मेन डेफिनेशंस, जहाँ अगर कोई आप किसी ऐसे पेपर पैटर्न में पेपर देने वाले हैं ना जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और मल्टीपल चॉइस आइटम्स वगैरह हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में से पोर्शन शामिल किया जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर का सिर्फ जो सबसे मेन लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो यही एक सवाल है कि व्हाट इज़ अ गुड टेस्ट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। व्हाट इज़ अ गुड टेस्ट, गुड टेस्ट कौन सा है, व्हाट इज़ अ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट, यही इसका मेन सवाल कंसिडर किया जाता है। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो हम डिटेल से बताते हैं। व्हाट इज़ अ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो इसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ये मेन डेफिनेशन है। साइकोमेट्रिक्स क्या है? साइकोमेट्रिक इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ये एक ही लाइन की है, एक ही लाइन की ये मेन डेफिनेशन है कि साइकोमेट्रिक क्या है। साइकोलॉजी की ब्रांच है जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट का काम करती है। ब्रॉड वे में इसकी, अब चूँकि ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैसे करती है, साइकोलॉजिकल टेस्टों की मदद से। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होगा? ये साइकोमेट्रिक की डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन हो गई। ये सेकंड डेफिनेशन है इस चैप्टर की अभी तक की। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। हम चूँकि जो साइकोमेट्रिक है इट्स ऑल अबाउट स्टडी ऑफ बिहेवियर, उसको जज करने की है। तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये उसके लिए हमारे पास एक टूल है। उस बिहेवियर को हम एक टेस्ट लगाते हैं और हम एक पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं उसके बिहेवियर को। तो सैंपल ऑफ बिहेवियर को चेक करने के लिए जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है और स्टैंडर्डाइज्ड है, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाता है। ये एक लाइन की डेफिनेशन हो गई। आगे हम चलते हैं।
A psychological test is a standardized instrument designed to measure objectively one or more aspects of a total personality by means of sample of verbal and non-verbal responses or by means of the behavior. अच्छा, अब इसके अंदर भी क्या है, ऑब्जेक्टिवली वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ टोटल पर्सनैलिटी। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट एक या दो डोमेन्स को ही मेजर करता है। मसलन मैं नाम लेती हूँ, आप वाकिफ होंगे, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट BDI, ये वर्ड हमें, अब ये वर्ड स्टैंड्स फॉर बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी। तो आप ये बिहेवियर का कौन सा वन एस्पेक्ट मेजर कर रहा है, डिप्रेशन का। एक और टेस्ट है हमारे पास BAI, ठीक है, ये भी एक कॉमन टेस्ट है जो आप सब फेमिलियर होंगे नाम से, बेक एंजाइटी इन्वेंटरी। अब ये वन एस्पेक्ट क्या मेजर कर रहा है, एंजाइटी का, एंजाइटी मेजर कर रहा है ना। आगे मसलन मैं नाम लिखती हूँ अब कॉमन साइकोलॉजिकल टेस्ट का, मसलन MMPI, कॉमन वर्ड है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। अब उसके अंदर जो है पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, वो कितने डोमेन्स मेजर करती है, उसमें 10 सब टेस्ट हैं अंदर, तो वो 10 एस्पेक्ट्स को मेजर कर रही है, ये मैक्सिमम तकरीबन होते हैं। इस तरह से एक साइकोलॉजिकल टेस्ट यहाँ एंगर को मेजर करता है, यहाँ डिप्रेशन को मेजर करता है, एंजाइटी को मेजर करता है, स्ट्रेस को मेजर करता है, रेज स्ट्रेस स्केल है मसलन तो स्ट्रेस के लिए। तो इस तरह एक या एक से ज़्यादा डोमेन्स ऑफ बिहेवियर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट एक टाइम पर मेजर करके दे सकता है। तो इस तरह वो खिचड़ी नहीं है, मलहूबा नहीं है। ऐसा नहीं आपने कुछ भी करना है ना, अपनी इंटेलिजेंस मेजर करनी है तो भी आप BDI लगा रही है, या आपने किसी का स्ट्रेस लेवल मेजर करना है तो भी आप BDI लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो हर एक चीज़ के लिए, हर एस्पेक्ट के लिए एक अलग से एक सोफिस्टिकेटेड टेस्ट अवेलेबल है, और हमने अप्रोप्रिएट प्लेस पर अप्रोप्रिएट साइकोलॉजिकल टेस्ट ही लगाना है। अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो ये सबसे पहली हमारी मिस्टेक होगी। ये सब चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से एक टेस्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। आगे जो सारा इसका फॉर्मेट है वो गिवन है, यूजुअली क्वेश्चनर फॉर्म में होते हैं, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज में होते हैं, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो मैं ज़रा इसको स्किप करके आगे जाती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यानी बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा क्या है, सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन, सिर्फ ये एक लाइन की डेफिनेशन साइकोमेट्रिक्स की, और फिर ये एक लाइन की डेफिनेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट की, और उसके हवाले से ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन उसके साथ अगर हम चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 डेफिनेशन है हमारे पास से हमारे लिए। इसके लिए आगे इन्होंने इसी चीज़ की को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ एग्जांपल्स शेयर की हुई हैं। ये रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं, लेकिन हमने इसको याद नहीं करने के लिए ये एक एग्जांपल दी है। जैसे केमिस्ट के जो टेस्ट हैं, जो अब लैब में जाते हैं तो टेस्ट कराते हैं, जब ब्लड टेस्ट देते हैं, सैंपल देते हैं, तब पता चलता है कि आपका शुगर लेवल कितना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, तो वो मेजरमेंट देता है। इसी तरह एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी एक डोमेन ऑफ बिहेवियर को मेजर करने के लिए एक हमारे पास एक आता है, पहले सबमिट होगा और फिर हम उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन निकालेंगे और हमें पता चलेगा कि एक पर्सन में डिग्री ऑफ एंगर या एंजाइटी या स्ट्रेस, जो भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा है और वो किस तरह से है। तो ये भी उसी सोफिस्टिकेशन के साथ एक साइकोलॉजिकल टेस्ट एक साइकोलॉजिकल डोमेन को, बिहेवियर को मेजर करके देता है। अच्छा, ये सारी डिटेल पढ़ने के बाद एक हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आई है साइकोलॉजिकल टेस्ट की। जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, वो आपने ऐड करनी है और ये भी आपने ऐड करनी है। मसलन अगर आप किसी ऐसे बोर्ड के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट 1.5 मार्क्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट की डेफिनेशन पूछी जाने वाली है, तो आप ये वाली मेन डेफिनेशन लिखेंगे, ऊपर वाली भी ऐड करेंगे और ये वाली भी ऐड करेंगे, तो ये मिला के एक डेफिनेशन है, इसी की ही ये डेफिनेशन है। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एसेंशियली एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। ये एक लाइन करके हम नीचे आ जाएंगे और हम इस डेफिनेशन पर आ जाएंगे। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ सेट ऑफ आइटम्स डिजाइन टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट पर्टेन टू बिहेवियर। बिहेवियर कैन बी, इतनी ये जो पहली लाइन है ना, ये अगेन वही रेपिटेशन है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बिहेवियर किस तरह का हो सकता है, ओवर्ट भी, यानी जो नज़र आता है, विजिबल है हमें, जैसे किसी का एंगर देखने से ही हमें नज़र आ रहा है। कॉवर्ट, सामने तो नहीं नज़र आ रहा लेकिन डीप इनसाइड है, जैसे कि डिप्रेशन का पेशेंट है तो हो सकता है कि बिहेवियर से वो नज़र नहीं आ रहा, आउटर बिहेवियर से, लेकिन उसको डिप्रेशन है और हम उसकी जो कॉवर्ट जजमेंट है वो हम करेंगे, जब टेस्ट लगाएंगे तो वो नज़र आ जाएगी। ओवर्ट बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल, लेकिन कॉवर्ट बिहेवियर विद इन द इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है जो हम मेजर करते हैं। अच्छा, ये मेन डेफिनेशंस के बाद हम आप आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पर। एक गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी।
ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। जो लास्ट की 2 लाइबिलिटी एंड वैलिडिटी हैं, ये मैंने अलग क्लिप में शेयर की हुई हैं। जो पहली 2 हैं ये हम ज़रा इसी क्लिप में शेयर करते हैं कि ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिविटी, आपने अक्सर पेपर दिया है और उसमें एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, ट्रू फॉल्स वाला, शॉर्ट क्वेश्चंस वाला, मल्टीपल चॉइस वाला, मैच दी कॉलम्स वाला। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई सा भी एग्जामिनर चेक कर रहा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो 15 नंबर वाला ऐसे लिख रहे हैं, तो हम दुआ करते हैं कि एग्जामिनर अच्छा हो, क्योंकि उसके मूड पे बहुत डिपेंड करता है कि अगर उसका मूड अच्छा है या वो बुरे पेपरों के बाद एक अगला आपका अच्छा पेपर आया है तो आपको अच्छे नंबर मिलने की ज़्यादा तवक्को होती है। तो वो चीज़ कहलाती है सब्जेक्टिविटी, यानी उसमें एग्जामिनर बायस प्रेजेंट हो सकती है। अगर एग्जामिनर के बिहाफ पे है, अगर उसका मूड अच्छा है या उसकी पेपर चेकिंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो अच्छे मार्क्स दे रहा है, और अगर वो इस मामले में उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो वो अच्छे नंबर आपको नहीं देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में कोई पर्सन भी अगर पेपर चेक कर रहा है, उसका जैसा भी मूड है, वो जहाँ भी खड़ा है वो आपको वही नंबर देगा। तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एग्जामिनर बायस का शिकार नहीं होता। आप उसको स्कोरिंग कर रहे हैं या मैं स्कोरिंग कर रही हूँ, हम एक ही आंसर ऑब्टेन कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट का फॉर्मेट इतना अच्छा है कि एवरी पर्सन इज रीचिंग द सेम कंक्लूजन्स, वो एक ही नताइज अखज़ करता है। तो ऑब्जेक्टिविटी, एक पर्सन एक क्वांटिफाइबल, न्यूमेरिकल, डिजिटल, एम्पिरिकल स्कोर रखता है वो टेस्ट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसके अंदर आएंगे, हमेशा कोई ना कोई कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड है और आखिर में एक न्यूमेरिकल स्कोर देता है। जैसा कि बीडीआई एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, बीडीआई की हम एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस टेस्ट की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमिलियर हम इस टेस्ट के साथ हुआ करते हैं। तो बीडीआई जो है ना, आखिर में हमें इंटरप्रिटेशन देता है, 0 से लेके 30 की रेंज में स्कोर आता है आखिर में। तो ये चीज़ कि 0 से लेके 30 की रेंज में स्कोर का आना उसको ऑब्जेक्टिव करता है उस टेस्ट को, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल स्कोर देता है। मैं उसकी स्कोरिंग करती हूँ किसी पर्सन के ऊपर एडमिनिस्टर करके, या आप कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास मैंने आखिर में उसका प्लस करके 23 निकाला है आंसर, आप कर रहे हैं तो आपका भी यही निकलेगा। आपने सिर्फ प्लस ही करना है ना उन स्कोर्स को, उसकी ऑब्जेक्टिविटी की वजह से। तो ऑब्जेक्टिव स्कोर विच कैन गिव अ डिजिटल न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव स्कोर, तो वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहलाएगा, जैसे बीडीआई इज अ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर दी एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी वो गिवन होगी, ऊपर इंस्ट्रक्शंस गिवन होगी। स्कोरिंग जैसे मैंने बीडीआई लगाया तो उसकी स्कोरिंग में आपने भी उसी तरह से स्कोरिंग की, उसकी वही 0, 1 और 2, 3 और 4 तक उसके होते हैं, चॉइसेस होती हैं ना, इसी तरह ही होती हैं। तो किसी एक को उसने सर्कल किया होता है, हम प्लस कर लेते हैं, इतना सिंपल होता है। तो ये चीज़ आखिर में हमारे पास एक ही तरह की स्कोरिंग लेकर आती है। इंटरप्रिटेशन का तरीका भी उसका सिमिलर है। बीडीआई का अगर किसी का 23 आया है तो इसको ऑलमोस्ट मॉडरेट डिप्रेशन है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि बीडीआई 0 से 10 तक लो डिप्रेशन है और 10 to 18 तक माइल्ड है, और उससे ऊपर उसके बाद आता है एक तरह से मॉडरेट डिप्रेशन आता है। कोई भी पर्सन इसको एडमिनिस्टर कर रहा है, स्कोर कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, उस पर्सन के ऊपर सिमिलर फाइंडिंग्स ऑब्टेन कर रहा है। तो ये चीज़ ऑब्जेक्टिविटी कहलाएगी। एज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ दी, ये वो वर्ड है जो मैं कह रही हूँ कि एग्जामिनर के ऊपर नहीं डिपेंड करता कि उसका मूड कैसा है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एग्जामिनर, इट डज नॉट डिपेंड, ठीक है, ये नहीं डिपेंड करता। टेस्ट वेरी इन ऑब्जेक्टिविटी, कोई ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी उनमें बहुत सोफिस्टिकेटेडली इंस्ट्रक्शंस भी, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है, किस तरह है, ग्रुप टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट है, हर एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल होगी। जितनी माइन्यूट डिटेल गिवन होगी उतना ही वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। किसी में ज़रा कम दी गई होती है। इफ अ टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव, एवरी एग्जामिनर और जज अराइव्स एट प्रिसाइसली द सेम रिजल्ट ऑफ सब्जेक्ट्स परफॉर्मेंस। जो मर्जी पर्सन है, एडमिनिस्टर कर रहा है, स्कोर कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, आप कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, वो सिमिलर जो आंसर्स हैं अराइव एट दी प्रिसाइसली द सेम रिजल्ट्स उसको आ रहे हैं। In objective test, each one pay attention to same aspect of performance, record his or her observation in the same way and score the record in the same rules. एक ही रूल्स अप्लाई होते हैं। टेस्टों को कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए? टेस्टों को ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा जब हमने उनको, जिस तरह अभी बीडीआई है तो वो कैसे ऑब्जेक्टिव बना, क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑप्शंस थी वो डिजिटली उसके ऊपर 0, 1, 2, 3 स्कोर न्यूमेरिकली उसको एक्सप्लेन किया गया। तो जब वो क्वान्टिफाइबल होता है ना, क्वान्टिफाइबल कि हम उसको इसी तरह से
न्यूमेरिकल फॉर्म में 0 1 2 3 उसकी कोडिंग कर सकते हो, तो वो तब वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है। Objectivity is achieved when a test is standardized. A test is considered to be standardized and objective when the examiner words and action, the apparatus scoring has been fixed. जब हम सारी चीज़ें फिक्स कर लेते हैं तो टेस्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है। स्पेशली जब ये वर्ड आता है ना क्वान्टिफाइबल एंड न्यूमेरिकल, जब कोई टेस्ट न्यूमेरिकल हो जाता है ना तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब हमने उसको अलॉट कर लिए, नंबर्स असाइन कर लिए हैं, तो हम अब उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तब हम उसको कंपैरिजन ड्रॉ कर सकेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्या है, आगे ये गिवन है कुछ कंडीशंस, ये आपने टिक कर लेनी है। बेसिकली आपने इसके अंदर इसकी मेन एक तरह से डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन तो है नहीं लेकिन डिस्क्रिप्शन है गिवन, ये सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगा। जो हमने पहले ये सारे वर्ड्स पढ़े हैं, पहला पैराग्राफ है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, और आगे हम इसके रूल्स पे आ जाते हैं। 1 2 3 ये 3 रूल्स हैं इसके, ये आपने ऐड कर लेनी है इसमें। यूनिफॉर्म एंड स्पेसिफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऊपर गिवन होता है रीड दीज इंस्ट्रक्शन, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड एनसर्कल द वन दैट इज अप्रोप्रिएट टू यू। जिस तरह बीडीआई के अंदर बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्शन में गिवन है कि आप पिछले 2 हफ्ते के से ज़्यादा के वक्त में कैसा महसूस करते रहे, यानी ड्यूरेशन गिवन है, और अब वो 2 हफ्तों की ड्यूरेशन बड़ी सिग्निफिकेंट है डिप्रेशन के लिए, कि एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम पीरियड होता है ना मेजर डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए। तो इस तरह इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इंटीग्रेट होती हैं किसी डायग्नोसिस के साथ या किसी इस तरह एस्पेक्ट के साथ। तो इंस्ट्रक्शंस बड़ी अच्छी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में वाज़े तौर पर हदायत गिवन हो। दूसरा क्या है, रिस्पॉन्सेज ऑफ टेस्ट आइटम्स है यूनिफॉर्मली स्कोर्ड, स्कोरिंग गिवन हो, जैसे बीडीआई में इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि एटलीस्ट आप पिछले 2 हफ्ते के दौरान आप कैसा महसूस करते रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस में गिवन है। स्कोरिंग का तरीकाकार गिवन है, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी स्कोरिंग में 0 1 2 3 4 तक ऑप्शंस हैं। इनसर्कल द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, जैसा कि आप महसूस करते रहे उसके सामने इनसर्कल कर दें। तो अगर वो कह रहे हैं कि मुझे उदासी महसूस नहीं होती, तो पर्सन ने 0 को किया होगा। अगर किसी ने कहा होगा दिन के बेशतर हिस्से में मैं उदासी महसूस करता हूँ, तो उसने 2 को किया होगा। अब उसकी वो चीज़ जो अदरवाइज हिडन एस्पेक्ट है बिहेवियर का, वो न्यूमेरिकल की डिजिटल फॉर्म में अब रिप्रेजेंट हो रहा है और डिपिक्ट होना शुरू हो गया, तो उसमें कोई ना कोई स्कोरिंग का स्ट्रक्चर गिवन है हमारे पास। अगली चीज़ है नॉर्म्स की, कि ये जो नॉर्म्स हैं वो भी हमारे पास गिवन है। हमारे पास नॉर्मल बिहेवियर गिवन है कि आम लोग जो हैं वो इसको कैसे देखते हैं। जैसे बीडीआई में अगर कोई पर्सन 0 से 10 की रेंज में फॉल करता है तो वो नो डिप्रेशन है। तो ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि इस किस्म के सवाल जब आम लोगों से पूछे गए और उनको हमने क्लिनिकली चेक किया था तो उनको डिप्रेशन नहीं था, तो उन्होंने ऐसे रिस्पॉन्सेज दिए थे। इस तरह से हमने वो रिकॉर्ड बनाया हुआ है, और अब हमें पता है कि मुख्तलिफ जो लोग हैं जो नॉर्मल हैं वो किस तरह के जवाब दें तो उनको डिप्रेशन होता है, किस तरह के जवाब दें तो वो माइल्ड डिप्रेशन होता है, किस तरह के जवाब दें तो वो मॉडरेट है, और किस तरह के जवाबों पे हम समझते हैं कि उनको सीवियर डिप्रेशन है। अच्छा, जो लास्ट वन है ना नॉर्म्स वाला, ये हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको ऑब्जेक्टिविटी में डालें। जो स्पेसिफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्कोरिंग है ये सफिशिएंट होती है किसी टेस्ट को ऑब्जेक्टिव बनाने में। जो नॉर्म्स है ना बेसिकली इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ बीइंग स्टैंडर्डाइज्ड, और इन्होंने इसमें इसलिए डाली है क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टैंडर्डाइज्ड हो, यानी ऑब्जेक्टिविटी प्लस स्टैंडर्डाइजेशन एक दूसरे के साथ लाजम मलजूम है। लेकिन होता ये है कि समटाइम्स, ये गौर से सुननी है बात, अ टेस्ट कैन बी ऑब्जेक्टिव बट इट कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड, यानी ऑब्जेक्टिविटी सिंपली तभी ऑब्टेन हो जाएगी हमारी कि वो ऑब्जेक्टिव है। जैसे एक हमारे पेपर के फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है कि जिसमें हमारे पास स्पेसिफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्कोरिंग गिवन है कि हम इसका आंसर करेंगे और ये जवाब आएगा। एक न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज्ड एक क्वांटिफाइबल स्कोर हमने दे दिया। लेकिन जो नॉर्म्स है ना ये स्टैंडर्डाइजेशन के साथ आती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अगली सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, स्टैंडर्डाइजेशन। वर्ड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि हमने ना एक क्राइटेरिया, देयर इज अ स्पेसिफाइड सेट क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया हमने बना लिया हुआ है। हम कहते हैं हमारे स्कूल का या कॉलेज का ना स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि हमने एक ना क्राइटेरिया बनाया हुआ है। हमारे टीचर्स हमेशा ऑन टाइम होते हैं, हमारे बच्चे हमेशा सही राइट यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम हमेशा टाइम पर पेपर लेते हैं, कोर्स कवर करते हैं, हम हमेशा ये बात यकीनी बनाते हैं कि हमारे बच्चे एग्जाम में बैठने से पहले अच्छी तैयारी करके आए हैं। ये चीज़ें हैं ना, हम कहते हैं हमारा स्कूल स्टैंडर्ड है। इसी तरह से हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट तब स्टैंडर्डाइज्ड है जब हमने इस तरह की बहुत सी चीज़ें अचीव की हुई हैं। हमें ये पता है
कि हम जो एक हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसमें नॉर्मल लोगों की परफॉर्मेंस कैसी होती है, और हमारे पास ये पता है कि जो लोग इस टेस्ट के जो आम लोग हैं वो कितने ज़्यादा इसके अंदर कितने रेंज पर हों, तो हम ये समझ सकते हैं कि इनकी किसी एक डोमेन में जो हम मेजर कर रहे हैं उनके ऊपर ये अबव परफॉर्मर है या ये बिलो परफॉर्मर है। जैसे कि एक वो याद है एक बेल शेप ये कर्व हुआ करती है ये वाली, जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मेटिव डाटा फॉल करता है। तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ना उसमें हमें पहले एक नॉर्मल परफॉर्मेंस पता होती है। जब हम कहते हैं हमारा वेल स्टैंडर्डाइज है तो इसका मतलब है कि हम ये जो नॉर्मल लोगों ने अचीव की हुई है ना एवरेजेस, हम इससे बेहतर हमने सोफिस्टिकेशंस ड्रॉ की हुई हैं अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, हमने बहुत अच्छी नॉर्म्स ड्रॉ की हुई हैं। तो इसको हम जरा डिटेल से पढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव मेजर। अ टेस्ट इज अ रिक्वायर्ड मेजरमेंट डिवाइस यूज्ड टू क्वांटिफाई बिहेवियर और एड इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर। ये वाली लाइन नहीं बल्कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसको याद करना। स्टैंडर्डाइजेशन इम्प्लाइज यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर इन एडमिनिस्ट्रिंग एंड स्कोरिंग ऑफ टेस्ट। ये बात तो हम पहले ऑब्जेक्टिविटी में भी पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है, ये दोनों बातें सिमिलर हो गई। इफ द scores obtained by different persons are to be comparable, testing conditions must obviously be the same for all। ये भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन की, ये भी ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन है। In order to secure uniformity of testing condition, this test instructor provides detailed instruction for administering each newly developed test. The formulation of direction is a major part of the standardization of a new test। ये जो एस्पेक्ट है ना हमारा, ये जो पहले पैराग्राफ है ये ऑलमोस्ट अगेन डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन अचीव करने से पहले एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट शुड मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, कि वो उसके अंदर स्पेसिफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हों एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग की। अभी हम सिर्फ एडमिनिस्टर कर रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं। जो नॉर्म्स है ना इनका ताल्लुक इंटरप्रिटेशन से आ जाता है, इसका ताल्लुक जिसके ऊपर हम सब्जेक्ट है जो हमारा जिसके ऊपर हम टेस्ट लगा रहे हैं उसके साथ नहीं है। अगर नहीं समझ आ रही ना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मसलन मेरे हाथ में VDI है, मैंने आपके ऊपर अप्लाई करना है, मैं आपको VDI में हाथ में पकड़ती हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सेल्फ रिपोर्ट इन फॉर्म में भी दिया जा सकता है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, या इंटरव्यू फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये सेल्फ रिपोर्ट फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि मुझे ये क्वेश्चनर आपके हाथ में पकड़ाना है, मैं आपके हाथ में पकड़ा देती हूँ, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आपने पढ़ी हैं, उस पर लिखा हुआ है आप पिछले 2 हफ्ते या से ज़्यादा के अरसे में कैसा महसूस करते रहे हैं। जैसा आप महसूस करते रहे हैं उस के जो खाना है उसके आगे इन सर्कल उसको गोल दायरा लगा दें, ये उसके ऊपर उर्दू ट्रांसलेशन में ये लिखा हुआ है। आप वो पढ़ते हैं, आप नीचे क्वेश्चनर पढ़ना शुरू करते हैं, आप अपनी जो आपका थॉट प्रोसेस है आप उसके मुताबिक आंसर करते जाते हैं और आप मेरे हाथ में दे देते हैं। उसके बाद में वो जो आपने सर्कल किए हुए उन सबको मैं प्लस कर लेती हूँ, ऐसा ही है ना उसकी स्कोरिंग 0 1 2 3, तो 2 + 2 3 5, इस तरह मैं एक एग्रीगेट स्कोर बना लेती हूँ। इधर तक तो है जी ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। लेकिन अब मैंने स्कोर निकाल लिया, मसलन आपका स्कोर आया है 9, आपका स्कोर आया 9। अब मुझे क्या पता है 9 का क्या मतलब है, ठीक है, कुछ पता नहीं ना, इट्स जस्ट अ स्कोर, इट्स जस्ट अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी एक हमारे पास आ गई है। जब तक मेरे पास नॉर्म्स नहीं होंगी तो मेरा टेस्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है, और इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकती। इट्स जस्ट अ रॉ स्कोर। रॉ स्कोर होता है कि जो हमारे पास एक रॉ फॉर्म में कच्चा स्कोर आया, अब नहीं पता इसका क्या करना है, हमने इसको पकाया नहीं है अभी, तो जो पकाने का प्रोसीजर है ना इंटरप्रिटेशन का, वो नॉर्म्स के साथ रिलेटेड है। नॉर्म का मतलब क्या है, नॉर्म लफ्ज निकला है नॉर्मल से, ठीक है, ये नॉर्म्स नॉर्मल से निकला है। इंग्लिश में भी हम ये लफ्ज यूज करते हैं, जिस तरह से कि कहते हैं व्हाट आर द नॉर्म्स एंड रिचुअल्स ऑफ अ कल्चर। तो एक हमारी सोसाइटी में जो कॉमन प्रैक्टिसेस है ना वो क्या है, वो नॉर्म्स कहलाती हैं। जैसे कि शादी के ऊपर हम किस तरह के कपड़े पहन के जाते हैं, किसी के घर ताज़ियत करने जाएं तो हम किस तरह का गेटअप करके जाते हैं, कैसे कपड़े पहन के जाते हैं, कौन से अल्फाज का चुनाव करते हैं, हम मंगनी या बारात में किस तरह परफॉर्म करते हैं, हम लोगों को ग्रीट किस तरह करते हैं। इस तरह हमारे जो कल्चर्स हैं, कल्चर के हिसाब से कितनी चीज़ें हैं जो नॉर्मल समझी जाती हैं, तो उनको ऐसे ही किया जाता है क्योंकि सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। नॉर्म क्यों है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, हर एक ऐसे ही करता है, इसी तरह ही होता है, तो वो सब चीज़ नॉर्म कहलाती है, नॉर्मल रवैया कहलाती है। तो साइकोलॉजी में भी नॉर्म्स का मतलब है कि आम लोग क्या कैसा बिहेव कर रहे हैं।
वेयर डू नॉर्मल पीपल फॉल, तो नॉर्मल पीपल फॉल, ये जो बेल शेप है इसमें ये जो रेंज होती है इसमें नॉर्मल पीपल फॉल करते हैं, ये नॉर्म्स होती हैं। जो मिडल रेंज स्कोर होता है, मिडल रेंज स्कोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज कॉल्ड नॉर्म्स। ठीक है, ये किसी टेस्ट की नॉर्म्स कहलाएंगी। तो आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अ नॉर्म इज द नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस। अगर आप 1.5 नंबर के सवाल में सिर्फ ये एक लाइन लिखाते हैं नॉर्म क्या है, नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस, तो ये आपका 1.5 नंबर का सवाल निकल जाता है बिल्कुल एक ही लाइन में। A norm is the average or typical score on a particular test made by a specified population. Norms of a test enable us to rank an individual's performance relative to his or her age or grade group. अच्छा, नॉर्म्स किस तरह से हैं? मसलन आप का नाम सायरा है, आप 13 साल की, आप 18 ईयर्स की लड़की हैं, ठीक है। तो अब मैंने BDI लगाया है और मैंने ये देखा है कि जो नॉर्मल रेंज आ रही है ना 18 ईयर ओल्ड यंग फीमेल्स की, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका BDI के ऊपर स्कोर आ रहा है, जो नॉर्मल रेंज आती है यानी ये वाली बेल शेप के अंदर ये वाली, वो आ रही है 13, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आपका स्कोर आया 9। अब समझ आ रही है, अब ये रॉ स्कोर मीनिंगफुल हो गया ना। अब आपको पता चल रहा है कि जो आपकी एज की और जेंडर की कॉलेज स्टूडेंट्स हैं लड़कियां, उनके तो 13 आता है लेकिन आपका 9 है। तो इसका मतलब है कि आपको आम लोगों की निस्बत BDI के ऊपर आपने 5 पॉइंट्स आपने लो स्केल किया, तो आपको उनसे कम डिप्रेशन है। अब कम और ज़्यादा की समझ आ रही ना, कि जब आप इस नॉर्मल से इधर फॉल करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप उनसे, आपको कम वो ट्रेट है जिसके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट बने, मसलन BDI हम कर लेते हैं। और लेकिन अगर आपका स्कोर ज़्यादा की रेंज में जा रहा है एवरेज से, तो इसका मतलब है कि मसलन आपको जो गुस्सा वगैरह आ रहा है वो आम लोगों से ज़्यादा, मसलन आपका रॉ स्कोर आया है 19, तो इसका मतलब है कि आम लोगों को तो 13 आता है डिप्रेशन, लेकिन आपका स्कोर 19 आ रहा है, तो आपको आम लोगों की निस्बत ज़्यादा डिप्रेशन है फ्यू डिग्रीज। तो अब ये मीनिंगफुल हो गया हमारे लिए। जो ही हमारे पास नॉर्म्स आती हैं तो हमारा जो स्कोर है, रॉ स्कोर, वो मीनिंगफुल हो जाता है। अब हमें समझ आनी शुरू हो जाती है, हम रैंक कर सकते हैं इस चीज़ को एवरेज, ग्रेड या एज या जेंडर वाइज भी। अब ये जो पीछे था ना कि ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंट है या स्टैंडर्डाइजेशन की सोफिस्टिकेशन डिफरेंट है, जितना अच्छा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होगा उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ नॉर्म्स उसने ड्रॉ की हुई होंगी। मसलन एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ और आगे हम इसको पढ़ते भी हैं। वो टेस्ट का नाम है स्टैक्सी। ये मैं नाम लिख देती हूँ पहले, स्टैक्सी। या आप अगर MSc कर रहे हैं या BS कर रहे हैं या MPhil कर रहे हैं तो आप ये टेस्ट कभी ना कभी पढ़ेंगे। स्टैक्सी है स्टेट ट्रेट एंगर एक्सप्रेशन इन्वेंटरी, ठीक है। तो ये दरअसल एंगर की को मेजर करती है। इसका नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हाईली स्टैंडर्डाइज्ड है। किस तरह से? जेंडर वाइज भी, मेल के लिए भी नॉर्मल स्कोर इन्होंने बेल शेप निकाली हुई है, फीमेल के लिए भी निकाली हुई है, हाउसवाइफ्स के लिए अलग से निकाली हुई है, एज वाइज भी अलग अलग निकाली हुई है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली निकाली हुई है। यानी 16 to 18 ईयर्स के बच्चे, फिर 18 to 25, 25 to 30, इस तरह बहुत ही थोड़े थोड़े स्केल के डिफरेंस के साथ। तो इस तरह बहुत ही आसानी हो जाती है कि हमने किस ग्रुप के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करना है। मसलन औरतों को गुस्सा डिफरेंट आता है, एंगर की इन्वेंटरी है ना, मसलन ये मर्दों को गुस्सा और तरह से आता है, पढ़े लिखे बंदे और तरह से रिएक्ट करते हैं गुस्से में, अनपढ़ लोग और तरह से रिएक्ट करते हैं। साइकाट्रिक पॉपुलेशन के ऊपर भी ये स्टैक्सी का नॉर्म परफॉर्मेंस निकाली गई है। तो इस तरह से मुख्तलिफ जब हम नॉर्म्स निकालते हैं, एवरेज परफॉर्मेंस निकालते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस की नॉर्म्स निकालते हैं, ये लफ्ज़ पॉपुलेशन कहलाएगा। पॉपुलेशन की वो वाली पॉपुलेशन नहीं जो कि हम उसमें सोशल स्टडीज़ में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन आबादी होती है, नहीं, ये पॉपुलेशन ऐसी है कि मसलन कॉलेज फीमेल विच आर 18 to 25 ये एक पॉपुलेशन है, कॉलेज मेल्स 18 to 25 अलग से एक पॉपुलेशन है। तो यानी जो पॉपुलेशन है ये वो ग्रुप ऑफ पीपल कहलाता है जो कि एक ही तरह के हैं और उनको हम आपस में ही कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम उनको इस तरह नहीं होता कि अफ्रीकन ट्राइब में रहने वाले लोगों का स्टैक्सी स्कोर हम अमेरिका में रहने वाले लोगों के साथ हम करें, बल्कि वो अपनी ही तरह के लोगों से ही कम डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं ना, उनको हम अपने लोगों के साथ कंपैरिजन हम ड्रॉ करके दे सकते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है नॉर्म्स। यहाँ पर अब लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल। स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल जो हम पॉपुलेशन ले रहे हैं ना, उसमें से उसी की ही जो हम सैंपल लेते हैं ना, उसमें से जो सैंपल लेते हैं
वो स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल कहलाता है। यूजुअली जैसे कि अभी मैं जिक्र कर रही हूँ कि अगर आप 18 to 25 ईयर्स की फीमेल है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो दरअसल जो नॉर्म्स ली गई थी वो डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर जो 18 से 25 साल तक की बच्चियां हैं, कॉलेज की ग्रेजुएट्स हैं, उनके ऊपर वो टेस्ट लगाया गया और उसके बाद उनकी एवरेज परफॉर्मेंस कैलकुलेट करके निकाली गई थी। तो इस तरह से जो कॉलेज की डिफरेंट फीमेल्स थी वो स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल कहलाएंगी। तो पॉपुलेशन क्या है? कॉलेज स्टूडेंट्स, फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स। और स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल जो इस मकसद के लिए, मसलन एक सर्टन सिटी की, फैसलाबाद की कॉलेजेस में जितनी बच्चियां थी वो सारी की सारी पॉपुलेशन कहलाएंगी। और जिन कॉलेजेस में अप्रोच करके मुख्तलिफ बच्चियों को, मसलन हमने कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल की है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हमने सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यूज़ की है और हमने बच्चियां बीच में से सिलेक्ट की हैं, चूज़ की हैं और टेस्ट एडमिनिस्टर किया है, तो वो जो चूज़ किया हमने सैंपल, वो स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल कहलाएगा। यहाँ पर आता है, in administering to a large representative sample of type of persons for whom it is designed, this group is known as standardization sample which serves to establish the norm। ये लाइन अच्छी है, which serves to establish the norms। दरअसल हमने नॉर्म्स ड्रॉ करनी है एक टेस्ट की। जैसे टैक्सी की हमने पाकिस्तानी बच्चियां पता करना है कि हमारी पाकिस्तानी बच्चियां जो कॉलेज स्टूडेंट हैं 18 to 25 की, वो कितना उत्साह करती हैं। इस मकसद के लिए हम डिफरेंट कॉलेजेस में गए, हमने सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के थ्रू कुछ बच्चे सिलेक्ट किए, स्टूडेंट सिलेक्ट की और उनके ऊपर हमने टेस्ट लगाया और एवरेज परफॉर्मेंस हमने नोट डाउन की। तो जिन बच्चियों को हमने सिलेक्ट किया वो स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल कहलाएंगी, क्योंकि हमने उनको सिलेक्ट किया टू एस्टैब्लिश दी नॉर्म्स फॉर फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है। Scores of psychological tests are most commonly interpreted by reference to norms। हमारे लिए यही एक क्राइटेरिया रह जाता है। हम नॉर्म्स फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल रवैया फाइंड आउट करते हैं और फिर हम देखते हैं किसी इंडिविजुअल का उससे कितना कम या ज्यादा है। नॉर्म्स आर एस्टेब्लिश्ड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट एज वेल एज एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑलमोस्ट जितने भी टेस्ट हैं, नॉट फॉर दिस, हर साइकोलॉजिकल टेस्ट की नॉर्म्स होती हैं। कोई से 2 नॉर्म याद रखने हैं जो मैंने एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं, ये बेस्ट हैं। BDI याद कर लें, टैक्सी याद रख लें, तो ये बड़े अच्छे ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी किस तरह से हम स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल को चूज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पॉपुलेशन है, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो 18 to 25 है, जो हमने उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रखी है, हमने उन्हीं लोगों को ही लेना है। अगर हमने साइकेट्रिक पॉपुलेशन ली है तो वो उन्हीं लोगों को ही शामिल करना है जिनको सर्टन डिजीज़ है, या मेल के ऊपर कर रही हैं तो हमने वही पॉपुलेशन लेनी है और उसी में से ही हमने नॉर्म्स ड्रॉ करनी है। और रॉ स्कोर कौन सा होता है? जैसे मैंने बताया कि रॉ स्कोर डायरेक्ट काउंट और मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। अभी हमने उसको इंटरप्रेट नहीं किया, हमने उसको नॉर्म्स के साथ कंपेयर नहीं किया और वो डायरेक्ट स्कोर होता है हमारा। ठीक है। रॉ स्कोर इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट स्कोर। ये दोनों लफ्ज यूज होते हैं। कितनी तरह की नॉर्म्स होती हैं, जैसे मैंने बताया, एज वाइज भी हो सकती हैं, जेंडर वाइज भी हो सकती हैं, एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है। तो मुख्तलिफ तरीकों से हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे कॉमन जो नॉर्म्स हैं वो 2 तरह की नॉर्म्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, डेवलपमेंटल नॉर्म्स एंड विद इन ग्रुप नॉर्म्स। ये 2 बड़े नाम होते हैं। डेवलपमेंटल सिंपली होंगी डेवलपमेंटल पीरियड, यानी एज वाइज होंगी, और विद इन ग्रुप किसी ग्रुप का अपने ही हम स्पीशीज लोगों के साथ, अपने को स्पेसिफायर्स के साथ ही कंपैरिजन ड्रॉ करना, बच्चों का बच्चों के साथ, या एज वाइज है जिस तरह, तो बच्चों का अपने हम उम्र बच्चों के साथ, अपने हम जिनसों के साथ, सेम जेंडर के साथ जब हम कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो ये विद इन ग्रुप नॉर्म्स कहलाएगा। हाउस वाइफ्स हैं तो उनका अपने ही जैसी हाउस वाइफ्स के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करना, तो ये विद इन ग्रुप नॉर्म्स कहलाएगा। डेवलपमेंटल नॉर्म्स अगेन डिवाइड होती हैं मेंटल एज, ग्रेड और ऑर्डिनल स्केल्स में। ठीक है। ये डेवलपमेंटल नॉर्म्स की आगे सब कैटेगराइजेशन है हमारे पास। मेंटल एज, सबसे पहले हमारे पास ये वर्ड आया है अल्फ्रेड बीने से, इंटेलिजेंस टेस्टिंग की वेव्स में से आया है हमारे पास। और ये जो अल्फ्रेड बीने का काम है, ये इंटेलिजेंस टेस्टिंग की पहली तहरीकों में था। अल्फ्रेड बीने का ये मानना था कि जस्ट लाइक क्रोनोलॉजिकल एज, जो हम बड़े होते हैं, इसी तरह से हमारी एक मेंटल एज भी होती है। यानी क्वाइट पॉसिबल कि एक बच्चा 6 साल का है लेकिन उसका मेंटल कैलिबर 8 साल के बच्चे जितना हो, कि वो उस जितना नॉर्मल बच्चे जो 8 साल के हैं उस जितना परफॉर्म कर सकता हो, उन जितना वो ज़हीन होता हो। तो यहाँ से मेंटल एज आई थी। A child score on the test would correspond to the highest year level that he or she successfully completes।
मेंटल एज या मेंटल नॉर्म्स जो हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं इंटेलिजेंस टेस्टों में और अचीवमेंट टेस्ट में, ठीक है। जब हमने प्लेस करना है किसी पर्सन को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो हम मेंटल नॉर्म्स जो है, मेंटल एज नॉर्म्स हम ड्रॉ करेंगे। Mental age norms have also been employed with tests that are not divided into year levels. In such tests, the child's raw score is transformed to age norms with the help of normative table of standardization sample. Usually जब हमने किसी पर्सन का एक मेंटल एज फाइंड करनी है, उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस फाइंड आउट करना है, तो हम ये वाली नॉर्म्स ड्रॉ करते हैं। A child who is 1 year retarded at age 3 will not be regarded as the same person as 14. किसी बच्चे की अगर मेंटल एज 3 से 4 है तो वो बेशक 12 या 13 साल का हो गया, लेकिन उसकी मेंटल एज अगर 3 या 4 साल तक के बच्चे की इतनी है, तो अब हम बता सकते हैं कि वो अपनी मेंटल लेवल में आम बच्चों से कम है। तो इस तरह से मेंटल रिटार्डेशन को, मेंटली गिफ्टेडनेस को मेजर करने के लिए, इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए हम मेंटल एज के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेड नॉर्म्स। ग्रेड नॉर्म्स आएंगी जहाँ पर हमने क्लास कंपेरिजन ड्रॉ करना है, यानी एक बच्चा अब 7वीं जमात में पढ़ता है लेकिन उसको 9वीं जमात के बच्चे के पेपर्स आते हैं, उसका मेंटल कैलिबर इतना अच्छा है, वो किसी एक सब्जेक्ट में, मैथ्स में या इस परफॉर्मेंस में इतना अच्छा है कि जितना एक 9वीं ग्रेड का बच्चा होता है। इंडिविजुअल स्कोर इज कंपेयर्ड विद रेफरेंस टू हिज क्लास ग्रेड्स। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज परफॉर्मेंस ऑन मैथ्स इज इक्वल टू 8th ग्रेड एंड परफॉर्मेंस ऑन जनरल नॉलेज इज इक्वल टू 7th ग्रेड। इस तरह वो किस ग्रेड लेवल के बच्चों की एवरेज जितना है मुख्तलिफ सब्जेक्ट में, तो हमें एक पर्सन का एप्टीट्यूड पता चलता है कि वो किस चीज़ के अंदर ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल में हम कोई ना कोई ऑर्डर ड्रॉ करते हैं। ऑर्डिनल स्केल इज फॉर ऑर्डर। ये हम तब ड्रॉ करते हैं जब हमने डेवलपमेंटल नॉर्म्स ड्रॉ करनी होती हैं, यानी एक बच्चा कितनी एज में बैठना शुरू करता है, कितनी उम्र में खड़ा होना शुरू करता है, कितनी एज में एक एवरेज बच्चा लफ्ज़ अदा करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास वो जो परफॉर्मेंस होती है उसका हमने एक ऑर्डर ड्रा किया हुआ होता है। मुख्तलिफ बच्चों का मुख्तलिफ भी हो सकता है। यूजुअली जो सेंसरी, मोटर, लैंग्विस्टिक, कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की कैटेगरीज हैं छोटे बच्चों की, ये ऑर्डिनल स्केल से रेलिवेंट होती हैं। तो इस तरह हमारी अप टू दी जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हम नॉर्म्स साथ कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। हमें किस किस्म का टेस्ट है या किस किस्म की कंपैरिजन हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। गैशल ने जो डेवलपमेंटल शेड्यूल बनाया था, ये एक रिसर्चर का नाम है, उसने बच्चों के ऊपर ये काम किया था 4 मेजर एरियाज में। कितनी उम्र में बच्चे चल रहे हैं, एडेप्टिव, नई चीज़ों के साथ कितनी जल्दी अडेप्ट होते हैं, लैंग्वेज कितनी जल्दी सीखते हैं, पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं। तो उसकी हायरार्की बनाई थी। ये जो हायरार्की है सब बच्चों की लाइकवाइज डिफरेंट हो सकती है, और अगर वो सिमिलर पैटर्न में, तो हम कहते हैं जैसे बाकी बच्चों का ऑर्डर है बच्चे के भी उठने बैठने, टॉयलेट ट्रेनिंग, हर एक चीज़ का उसी तरह का ही एक पैटर्न है। तो ये समटाइम हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम यूज़ होती हैं जो ऑर्डिनल नॉर्म्स है हमारे पास। सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी में जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो है विद इन ग्रुप नॉर्म्स। जो हमारी इवन मेंटल नॉर्म्स और ग्रेड नॉर्म्स हैं वो भी हम ज़्यादातर अचीवमेंट टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्टों में यूज़ करते हैं, उसके अलावा वो यूज़ नहीं होती हैं। लेकिन जो टिपिकल साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इन सब के लिए हम विद इन ग्रुप नॉर्म्स ड्रॉ करते हैं, यानी उनका कोई नॉर्मेटिव सैंपल होता है, अपने ही जैसे लोगों के साथ उनका कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि वो नॉर्मल लोगों से कितना अच्छा या कितना बुरा बिहेव कर रहे हैं। तो ये विद इन ग्रुप नॉर्म्स कहलाता है। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल पैमाने हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास नॉर्म गिवन है, इसको ज़रा मैं 1 बाय 1 देखती हूँ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हम एवरेज परफॉर्मेंस देख लेते हैं, हम मीन निकाल लेते हैं, ठीक है, हम मीन परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं। जिस तरह से कि जो हिस्टोग्राम है जिसमें हम नॉर्मेटिव कर्व निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो जो मिडल रेंज यहाँ पर फॉल करती है 50% ऑफ द पॉपुलेशन, वो हमारा एक मीन स्कोर होता है, तो वो हम मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के अगेन बहुत से तरीके हैं, ये तो मिडल हो गया। अगर वी डिवाइड दिस डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, इस तरह से 10 इस तरफ कर लें, 10 इस तरफ कर लें और इस तरह से हम निकाल लें, तो ये परसेंटाइल रैंक कहलाता है। व्हेन वी डिवाइड द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट। मसलन एक टेस्ट है, हमने नॉर्मेटिव सैंपल से हमने वो लिया, हमने एवरेज परफॉर्मेंस निकाली, तो अब हमने इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये परसेंटाइल रैंक कहलाएगा। यानी अब इस बात का क्या मतलब है, किसी टेस्ट के अंदर मेरा परसेंटाइल रैंक आया है 85, तो इस बात का मतलब ये है कि बाकी जो 84% लोग हैं ना, वो मेरे से बिलो परफॉर्मर हैं।
इसका मतलब है कि मैं 85 लोग मेरे से पीछे हैं और बाकी जो 15% लोग हैं वो मेरे से आगे हैं, ठीक है। अगर यानी एक रॉ स्कोर है मसलन 30, अब रॉ स्कोर 30 का क्या पता चल रहा है, ये क्या मतलब है इस बात का, ये डायरेक्ट काउंट है जो, लेकिन जब ये 30 मैंने नॉर्मेटिव पीछे टेबल में गई हूँ और मैंने परसेंटाइल रैंक में जाकर देखा है कि 30 फॉल कर रहा है इसमें 85th परसेंटाइल रैंक में, अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो 30 स्कोर आया है इस बात का मतलब ये है कि बाकी 85% 84% लोग मेरे से पीछे हैं। लेकिन अगर मैं अब दोबारा नॉर्मेटिव सैंपल में गई हूँ तो 30 मेरा स्कोर आया है, लेकिन ना मैं पीछे जाकर देखा है तो मेरा ना आया है परसेंटाइल रैंक 19। तो अब ये मुझे लग रहा है कि अब मैं पुअर परफॉर्मर हूँ, क्योंकि मेरे पीछे तो सिर्फ 18 लोग हैं, बाकी सब लोगों ने मेरे से अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब मेरे इस डायरेक्ट काउंट या जो मेरा रॉ स्कोर है उसका मीनिंग मुझे पता चला है परसेंटाइल रैंक की वजह से। अब समझ आइए नॉर्मेटिव सैंपल कितना ज़रूरी होता है। नॉर्मेटिव सैंपल हमें रैंक करता है वेयर डू वी फॉल इन अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब हम कहाँ फॉल करते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अ पर्सन हैविंग अ परसेंटाइल रैंक ऑफ 30 इज सिचुएटेड अबव 30% ऑफ द ग्रुप of which he is a member. A percentile rank of 75 means the 75% falls below it, बाकी लोग पीछे हैं और वो 75th पे आ रहा है। तो वही चीज़ जो एक ही स्कोर आया है उससे हमें बहुत पता चलता है, अदरवाइज नहीं हमें पता चलता कि इस चीज़ का क्या मतलब है। डिसाइल भी इसी से मिलती जुलती बात है। परसेंटाइल रैंक में हम वी डिवाइड द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट। डिसाइल का मतलब है वी कैन डिवाइड द डाटा, यही वेल शेप कर्व है, ये इसका ये 50% पॉपुलेशन है, यानी यहाँ पर ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन अब हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, ये लाइनें जो है 1 2 3 4 5 5, ये हमने वी डिवाइड द डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो अगर बाकी वो इंटरप्रिटेशन सेम है, एन इंडिविजुअल हु हैज अ डिसाइल रैंक ऑफ 10 इज लोकेटेड इन द हाईएस्ट 10%, लेकिन अ डिसाइल रैंक 1 इज लोएस्ट इन 10th परसेंटाइल ऑफ द ग्रुप। अच्छा, ये दो हमारे पास स्कोर आगे। सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी में हम परसेंटाइल्स इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम जो इस्तेमाल करते हैं वो आता है हमारे पास स्टैंडर्ड स्कोर। हमारे यूजुअली जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ना, इवन स्टैक्सी हो गया हमारा, ये सब के सब परसेंटाइल और स्टैंडर्ड स्कोर्स रखते हैं। स्टैंडर्ड स्कोर्स को हम टी स्कोर्स भी कहते हैं। ये स्टैट्स के डिफरेंट फार्मूलाज की मदद से आते हैं और मेनली इसमें भी पहले हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालते हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पुट को इस्तेमाल करके हम मज़ीद सोफिस्टिकेटेड स्टैट्स लगाते हैं और हम एक नॉर्मेटिव रेंज निकालते हैं, नॉर्मल परफॉर्मेंस निकालते हैं, ताकि हमें सहूलत हो जाए और हम अपना जो रॉ स्कोर है वो कर सकते हो। अब इसमें हम ऐसा करते हैं, अ मीन इज टेकन एज 0 एंड स्टैंडर्ड स्कोर आर गिवन एज प्लस और माइनस, कि जो मीन है ना, जो मिडल रेंज है यहाँ पर, ये हम कर लेते हैं कि ये 0 है और अब हम अपनी परफॉर्मेंस रिलेटिवली कम या ज़्यादा हम निकाल लेते हैं। फार्मूलास होते हैं हमारे पास, जिस तरह जी स्कोर है उसका ये फार्मूला है हमारे पास, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये हमारा वो स्कोर होगा जो हमारा आया है, तो ये जी स्कोर हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से टी स्कोर है, टी स्कोर्स में हम मीन को सेट कर लेते हैं 50, यानी ये जो हम नॉर्मल कर्व निकालते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये 50 है, ठीक है, ये 50 है, तो हम बाकी फार्मूला पुट कर लेते हैं। टू obtain a t score, the standard score is multiplied by 10 and then divided or subtracted from the mean t score of 50। इसका भी एक फार्मूला होता है, हमें बहुत ज़्यादा याद करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ये स्टैट्स में हम डिटेल से पढ़ते हैं जी स्कोर और टी स्कोर्स को। राइट नाउ हमारे लिए मेनली ये स्टैंडर्ड स्कोर का जो मेन डेफिनेशन है यही सफिशिएंट है इसको याद रखने के लिए। इसी तरह से डेविएशन IQ, ये भी बहुत कम यूज़ होता है। डेविएशन का मतलब होता है हट जाना। IQ इंटेलिजेंस कोटेंट, द इंडेक्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ द स्टैंडर्ड स्कोर टेक्निक। इसी में से ही हम डेविएशन IQ भी निकालते हैं। अगर कोई टेस्ट ने नॉर्म्स और सोफिस्टिकेट करनी है तो डेविएशन IQ भी निकाल के देता है। यूजुअली हमारे लिए सफिशिएंट होती हैं, हमारे पास परसेंटाइल रैंक्स होते हैं और टी स्कोर्स होते हैं। ये दो तरह की विद इन ग्रुप नॉर्म्स हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। परसेंटाइल, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड स्कोर, इंटेलिजेंस कोटेंट आर ऑल इंटीमेटली रिलेटेबल। ये बात याद रखनी है। हम जोन सी मर्जी नॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो सारी ना बेसिकली स्टैट्स का गोरख धंधा है, आगे पीछे करना है। कहीं हम जो मीन स्कोर है उसे 0 करार दे रहे हैं, कहीं 50 करार दे रहे हैं अपनी सहूलत के लिए, कि जब बड़े बड़े स्कोर हमारे पास आ जाएं तो हमारी इंटरप्रिटेशन आसान हो जाए, तो हम ज़रा डायरेक्ट और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशंस को। अदरवाइज वो एक ही बता रहे होते हैं, जो परफॉर्मेंस है या जो मेजरमेंट है हमारी वो सिमिलर आ रही होती है, यानी हमारे रिजल्ट्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा उतने ही सोफिस्टिकेटेड रहते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया आज व्हाट आर
व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, व्हाट इज साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, उसमें हमने ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्डाइजेशन, क्राइटेरिया ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये हमने डिटेल से पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ी डिफरेंट टेक्निक्स फॉर टू ऑब्टेन क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ये हमने अभी तक कवर कर लिया है। अगली क्लिप्स में मैं शेयर कर चुकी हूँ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, जो कि मैंने अलग क्लिप में शेयर किया है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आइंदा भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं। अगली क्लिप में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।